है, लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये कैश फ्लो नहीं। नॉर्मली डिवेंचर इशू करने से फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है क्योंकि हमारे पास पैसा आता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड होता है, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड नहीं है, एसेट है, तो ये इसका इम्पैक्ट ट्रांजैक्शन के हिसाब से तो आएगा लेकिन कैश फ्लो में नहीं आएगा क्योंकि कैश का तो इनफ्लो नहीं हुआ है। ठीक है, नॉर्मली जो डिवेंचर इशू से होता है। प्लांट बेचा गया है 90,000 में, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई बैंक सेल प्रोसीड्स 90,000। 90,000 में प्लांट बेचा गया है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 70,000, WDV था 50,000। अच्छा, तो इसका मतलब 50,000 का चीज 90,000 में बेचा गया तो 40,000 का प्रॉफिट, तो यहाँ पर लिखेंगे टू PL प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, तो यहाँ पर हो जाएगा 40,000। अच्छा, इसके बाद बोला गया है कि डिवेंचर इशू करके प्लांट खरीदा गया है 1 लाख का, और टोटल जो प्लांट खरीदा गया है उसका वैल्यू है 4.5 लाख, तो इसका मतलब 1 लाख डिवेंचर के थ्रू से हुआ तो 3.5 लाख का कैश आउटफ्लो हुआ होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू बैंक परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये वाला भी है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। टोटल 4.5 लाख का खरीदा गया जिसमें से 1 लाख थ्रू डिवेंचर दिया गया, तो 3,50,000 बैलेंस अमाउंट हम लोगों का जो है कैश दिया गया होगा। अब यही वाला चीज हम तब कर रहे थे बट मेरा एडजस्ट इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि 15% प्लांट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। ठीक है, एट द रेट ऑफ 15% करके हमें यहाँ पर चार्ज करके दिखाना पड़ेगा। वैसे बैलेंस करोगे तो भी मिल जाएगा। टोटल करके देख लेते हैं यहाँ पर कितना है। यहाँ पर हो जाएगा 5,45,00,000 और ये हो गया 4,50,000, 9,50,000 प्लस 40,000, 9,50,000 प्लस 40,000, तो ये हो जा रहा है 9,90,000। और यहाँ पर भी 9,90,000 माइनस 90,000 मतलब 9 लाख और माइनस 7,65,000, तो ये वैल्यू हो रहा है 7,65,000, ये वैल्यू हो रहा है 1,35,000, मतलब डेप्रिसिएशन का वैल्यू 1,35,000 होगा। ठीक है, अच्छा, ये बैलेंस करके आसानी से निकल जा रहा है। वैसे परसेंटेज कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, तो इसीलिए तब मेरा नहीं हो रहा था। अभी देखो जो मैंने वहां पर समझाने का कोशिश किया था ना वो अब बन जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर 5 लाख का प्लांट था। ठीक है, 5 लाख का प्लांट था, उसमें से जो प्लांट बिक गया उसका जो वैल्यू है वो 50,000 है। ठीक है, तो 5 लाख में से 50,000 लेस कर देते हैं तो 4,50,000 का प्लांट बचा हुआ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लांट दिख रहा है कितना, 7,65,000 का, 7,65,000 मतलब खरीदा गया है 3,15,000 का प्लांट, लेकिन यहाँ पर 4.5 दिख रहा है क्योंकि जो खरीदा गया है उसमें डिवेंचर कुछ अमाउंट है। ये देखो यही वाला चीज तो अकाउंट में भी हो गया ना। ये देखो यहाँ पर 5 लाख में से कितना लेस हो जाएगा, 5 लाख में से 50,000 लेस होकर 4,50,000 का प्लांट बचेगा। अब ये 4,50,000 हमें यहाँ पर कैसे दिखेगा, ये देखो ये 90,000 और यहाँ पर देखो 40,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का और इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 90,000 प्लस 40,000 मतलब 1,30,000 यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। इसका डेप्रिसिएशन भी तो होगा, इसका डेप्रिसिएशन भी तो होगा। इसका डेप्रिसिएशन कितना है 50,000, अब इस पे 50,000 लगाने से 1,80,000 आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर इस तरह से भी समझ सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने बताया ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये दोनों देख के तो पता चल रहा है कि प्लांट खरीदा ही होगा और खरीदा भी है कितने का 4.5 लाख का, लेकिन ये दोनों का गैप 4.5 लाख नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है 7,65,000 माइनस 5 लाख का गैप जो है वो 4.5 लाख नहीं आ रहा है, वो आ रहा है 2,65,000 का आ रहा है। ठीक है, 4.5 लाख का गैप नहीं आ रहा है। अब ये डिफरेंसेस क्यों हो रहा है, यहाँ पर हमारा 2,65,000 होना चाहिए बट ये दिख रहा है हम लोग का 4,50,000 क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर क्या हुआ है डेप्रिसिएशन वगैरह भी एडजस्ट हुआ है। और यहाँ पर प्लांट जो यहाँ पर क्या हुआ है, प्लांट जो हम लोगों ने खरीद बेचा था उसमें प्रॉफिट भी हुआ है, तो 5 लाख और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से 2,65,000 हो रहा है। लेकिन डायरेक्टली ऐसे चेक करेंगे नहीं होगा, वो लैंड बिल्डिंग में हो रहा था बिकॉज वहां पर हम लोग का डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं था। अभी यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ज भी है, मतलब जो एसेट बिक गया वो तो बिक गया लेकिन बाकी जो एसेट बचा हुआ है उस पे भी तो डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ ना। 5 लाख में से कौन सा एसेट बिक गया, 5 लाख में से ये 50,000 वाला एसेट बिक गया क्योंकि ये WDV वैल्यू है। ठीक है, अब बाकी जो एसेट बचा 4.5 लाख उस पे भी तो डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है, उस पे भी तो डिप्रिसिएशन होगा, उस पे डिप्रिसिएशन होने के बाद
हमारा जो नया एसेट आ रहा है बैलेंस करने पे उस पे भी डेप्रिसिएशन होना चाहिए 15%, ठीक है। ये जो 15% डेप्रिसिएशन है ये कौन से वाले बैलेंस पे है ये समझना तो पड़ेगा। अकाउंट बैलेंस करोगे तो आ ही जाएगा। 5 लाख में से जितना एसेट बिक गया और जो बचा रिमेनिंग उस पे होगा, और जो नया एसेट हम लोगों ने 4.5 लाख का खरीदा ना उस पे भी हम लोग का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो 4.5 लाख पे भी हमारा डेप्रिसिएशन हुआ होगा, तभी जाके 1,35,000 हम दिखा देते हैं। देखो ये देखो प्रूफ दिखा देते हैं। 4.5 लाख पे यहाँ पर समझा देते हैं। देखो 4.5 लाख का नया एसेट खरीदा है, इस पे 15% लगाओ, पता चलेगा कितना होगा डेप्रिसिएशन। 4.5 लाख पे 15% 67,500, ठीक है। 67,500 ये नया वाला। और 5 लाख वाले में से जो हम लोग का 50,000 का एसेट बिक गया, 50,000 ही क्यों माइनस करें, क्योंकि वो WTV वैल्यू है, ये सब भी कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन ही होगा। तो ये कितना हो रहा है 4.5 लाख, ठीक है। अब 4.5 लाख वाले जो एसेट है इस पे भी हम लोग का कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा 15%, ठीक है। ये देखो इस पे भी तो 15% हुआ होगा, मतलब ये कितना आ रहा है 67,500, दोनों डेप्रिसिएशन ही 67,500, ये दोनों का टोटल लगाओ तो हम लोग का आ जाता है 1,35,000, इसीलिए आया। वैसे तो अकाउंट बैलेंस करोगे आ ही जाएगा। अब यहाँ पर जो 7,65,000 दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, वो इस तरह से दिख रहा है। जो 4,50,000 वाला एसेट पहले से बचा हुआ था उस पे 67,500 डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसका वैल्यू कितना बच रहा है पता है 407500, ठीक है। और ये इस पे भी उतना ही बचेगा 407500, 407500 ही बचेगा यहाँ पर। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हो गया 4.5 लाख, 4.5 लाख पे 15%, मतलब ये वैल्यू बचेगा, सॉरी ये वैल्यू बच रहा है 3,82,500, ठीक है। 3,82,500 ये कौन सा वैल्यू बचा है, ये 5 लाख में से जो 50,000 का एसेट बिक गया उसपे जो 4.5 लाख का एसेट बचा हुआ था उस पे डेप्रिसिएशन कितना हुआ 67,500। फिर जो बैलेंस बचा मशीन का वो कितना है 3,82,500, और जो नया एसेट खरीदा गया वो भी सेम वैल्यू पे है 4.5 लाख, उस पे भी डेप्रिसिएशन 67,500, तो बचा हुआ एसेट का वैल्यू अगेन 3,82,500, और ये दोनों को मिला के होता है देख लो 7,65,000, ये दोनों को मिला के देख लो 7,65,000 ही होगा, ठीक है। वो बैलेंस कर देने से हो ही जाएगा, मुझे इतना बोलने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार बताने से क्या होगा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करके ये वाला वैल्यू हमारा मैच होता है। तो 3,82,500 इंटू 2, ये देखो 7,65,000, मतलब इसमें कौन कौन सा वैल्यू है, नए एसेट का वैल्यू डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, और जो ओल्ड एसेट में जो बच गया है उसका आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू। और डेप्रिसिएशन भी कैसे हुआ मैंने बताया, ठीक है। 5 लाख में से 50,000 का एसेट चला गया, बचे हुए एसेट पे 15% और नए एसेट पे भी 15%, इसीलिए 7,65,000 आ रहा है। यहाँ पर दो चीज इंक्लूडेड है, इस वजह से ऐसे आ रहा है, ठीक है। डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो नहीं होगा, हमें दोनों का दिमाग में रखना पड़ेगा ना, पुराना एसेट भी तो पूरा नहीं बिक गया, उसमें भी तो कुछ ना कुछ बाकी है। तो ये इस तरह से बना हुआ है अकाउंट। अब ये देखो सेल प्रोसीड्स हुआ है प्लांट एंड मशीनरी बेच के 90,000 का, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी बेच के मिला है 90,000, और प्लांट मशीनरी बेच के प्रॉफिट हुआ है, तो ये यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी मतलब इनकम है वहां से हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी लेस होगा ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, इसके बाद डेप्रिसिएशन था, नॉन कैश में डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,35,000, ठीक है 1,35,000। तो ये अकाउंट आई होप कि क्लियर हो गया, जो तब नहीं हो रहा था कि किस तरह से हम लोग का ये ओपनिंग क्लोजिंग मैच हो रहा है। तो इसमें ये जो टोटल है ये ओल्ड मशीन प्लस न्यू मशीन का कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, ठीक है। कॉस्ट माइनस, ये भी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, इसीलिए 5 लाख से बेचने के बाद कितना एसेट बचा तो मैंने उससे 50,000 लेस किया, क्यों, क्योंकि जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें नहीं बताएगा, ये हमेशा कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे ही जो है शो होता है, ठीक है, जब तक हमें क्वेश्चन में नहीं बताएगा। अच्छा, प्रॉफिट दिखा दिया, डिवेंचर इशू है इसका इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि इससे कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ है। प्लांट मशीनरी बन गया हम लोग का। अच्छा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट, पहले यहाँ से सीक्वेंस में देखते हैं, प्लांट मशीनरी के बाद कौन सा आएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 80 से 50 हो गया है,
ठीक है। तो यहाँ पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अब इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में क्या बताया था। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था कि इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 50,000 वाज सोल्ड फॉर 70,000। 70,000 का इन्वेस्टमेंट बिक गया, तो बाय बैंक यहाँ पर लिखेंगे सेल। 70,000 का इन्वेस्टमेंट बिक गया। अब ये इन्वेस्टमेंट कितने का था? 50,000 का। तो अगेन प्रॉफिट है कितना? 20,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 2PL, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल 20,000। 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट था वो अगर 70 में सेल होता है तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड 5,000 वाज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ डिविडेंड। अब इसका एंट्री क्या होना चाहिए? देखो, हम लोगों ने डिविडेंड रिसीव किया है, प्री एक्विजिशन समझाते क्या होता है? 5,000 का, जिसको हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या होता है जब हम लोग कभी इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, जैसे मान लो शेयर, नॉर्मली डिविडेंड तो शेयर से रिलेटेड ही बात हो गया, ठीक है। अगर मान लो कोई अपना शेयर, जब मतलब ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग होता है AS3 के हिसाब से, जिनका है उन्होंने किया होगा या फिर करोगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है। अब डिविडेंड डिक्लेयर जब हुआ है और डिविडेंड रिसिप्ट जब हुआ है, उसमें गैप हो सकता है कि डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ है और डिविडेंड रिसिप्ट कब हुआ है। और इस बीच में सेल परचेज हो सकता है कि कोई अपना शेयर किसी और को बेच दे रहा है, ठीक है। अब डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद किसी ने अगर अपना शेयर बेच दिया है तो डिविडेंड रिसिप्ट उसी को होगा जो होल्डर ऑफ द शेयर होगा जब डिविडेंड पे हो रहा है, ठीक है। कंपनी ये नहीं देखेगी कि जब पहले कौन होल्डर था। कंपनी सिर्फ उसी को डिविडेंड देती है जिसके पास वो शेयर ऑन दैट मोमेंट होगा, मतलब जो उस शेयर का होल्डर होगा। अब मान लो शेयर जो है, यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था और उसके बाद डिविडेंड शेयर को बेच दिया गया और डिविडेंड रिसिप्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है, डिविडेंड रिसिप्ट हुआ यहाँ पर। तो किसी ने अपना शेयर बेच दिया और उसके बाद डिविडेंड रिसिप्ट हुआ, तो रिसिप्ट किसको होगा? जो उस टाइम शेयर का होल्डर होगा। तो एक पर्सन है ए, ठीक है, उसने अपना शेयर बेच दिया, उस शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर हो गया बट पेड नहीं हुआ था। डिविडेंड सिर्फ कंपनी ने बताया था कितना डिविडेंड देंगे। अब उसके बाद उसने बी को बेच दिया और बी उस शेयर का होल्डर है ओरिजिनली। अब जब कंपनी अपना डिविडेंड पे करेगी तो मिस्टर बी को ही करेगी, ए को तो नहीं करेगी, क्योंकि जो होल्डर है उसी को करती है। अब ये जब अपना शेयर बेच रहा था ना, तो उसने एक्चुअली क्या किया होगा, उसने डिविडेंड का अमाउंट को ऐड करके ही बेचा होगा, ठीक है। मतलब वो अपना कॉस्ट उस तरह से लगाता है कि ये डिविडेंड मैंने भी तो होल्ड किया ना। मान लो एक साल में एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, इसने 6 मंथ्स होल्ड किया, उसके बाद इसको बेच दिया, तो इसने 6 मंथ्स होल्ड किया। अब लॉजिकली अगर देखो तो इसने तो पूरा 12 मंथ्स होल्ड नहीं किया, तो डिविडेंड पे हक सिर्फ इसका नहीं है, इसका भी है। तो उसका कैसे सोल्यूशन होता है? उसका सोल्यूशन ये है कि कंपनी तो इसी को देगी क्योंकि ये होल्डर है। तो क्या किया जाता है कि कॉस्ट में उसे ऐड करके इन्होंने बेच दिया, मतलब इन्होंने जब अपना इन्वेस्टमेंट बेचा होगा तब उसमें क्या किया होगा, वो कॉस्ट को वहां पर बढ़ा के बेचा होगा, मतलब डिविडेंड का अमाउंट को जो है एडजस्ट करके बेचा होगा। तब ये जब अपना डिविडेंड मतलब रिसीव करेंगे तब इसे इनकम नहीं दिखाएंगे, ये बोलेंगे मैंने इन्वेस्टमेंट जब खरीदा था तो मैंने ज्यादा पैसा दिया था, ठीक है, तो उस पैसे को यहाँ से एडजस्ट करेंगे। इस चीज को बोला जाता है कि डिविडेंड रिसीव 5,000 वाज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब ये अपना इनकम नहीं दिखा सकते उस डिविडेंड को, उसको इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में एडजस्ट कर देंगे। मतलब सिंपल सा बात है, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट को रिड्यूस करके दिखाएंगे। मान लो अगर उन्होंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट खरीदा था, वहां से 5,000 लेस करके बोलेंगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट रिड्यूस हो गया। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये डिक्लेयर पहले ही हो चुका था, मतलब इनके एक्विजिशन के पहले का डिविडेंड है, इसीलिए नाम होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब इन्होंने एक्वायर किया कहां पर? यहाँ पर किया, सेल हुआ। इसके बाद जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा, अगर ये शेयर होल्डर रहते हैं तो उनके लिए डायरेक्टली इनकम होता है, ठीक है, कि मेरा ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, मतलब मेरे एक्वायर होने के बाद कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो मेरा अर्निंग है, ठीक है। लेकिन किसी पहले से डिविडेंड डिक्लेयर हो गया था एक्विजिशन करने के पहले और उसके बाद
उसके बाद जो है इन्होंने डिविडेंड रिसिप्ट के टाइम पे रिसिप्ट किया, तो इनको क्या करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से उसे एडजस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बता ही दिया है, वो अकाउंटिंग में पूरा उसका डिटेल्स रहता है, कैश फ्लो में कि जरूरी नहीं है कि पूरा डिटेल्स हमें पता हो। ठीक है, मैंने कंसेप्ट थोड़ा सा बताया क्या होता है, तो इस पे पूरा अकाउंटिंग ही होता है अलग, लेकिन यहाँ पर क्लियरली बता दिया है, वो फॉलो करने से ही हमारा काम हो जाएगा कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, डिविडेंड रिसिप्ट होने से हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है डिविडेंड जो मिला है उससे हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट करना है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को मुझे कम करना है। तो जितने से डेबिट हुआ था, मान लो अगर 1 लाख से डेबिट हुआ था, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का खरीदा था, तो 5000 से उसे कम करेंगे, तो टू 5000 इन्वेस्टमेंट बोल के क्रेडिट करके दिखाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब डिविडेंड की जगह इन्वेस्टमेंट होगा और कुछ नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक, यहाँ पर लिखते हैं डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5000 प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया। अच्छा, अब हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पर 70 50 और 5, 70 50 और 5, तो ये हो गया 1,25,000। अच्छा, वैसे दिख रहा था कि इन्वेस्टमेंट बिका है, 80 से 50 हो गया। ठीक है, तो परचेस कुछ आ सकता है क्या, यहाँ पर देखना पड़ेगा, 1,25,000। अच्छा, 80,000 से मेरा 50,000 हुआ है, और ये बैलेंस आ रहा है इधर। ठीक है, 1,25,000 माइनस ये हो जा रहा है 1,00,000, 1,25,000 माइनस 1,00,000 हो जा रहा है, तो बच रहा है 25,000, इधर बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और बोला था क्या, प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोला था और कुछ नहीं बोला है, देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है, 50,000 का इन्वेस्टमेंट बिक गया था, देखो 80,000 में से 50,000 का इन्वेस्टमेंट बिक गया था, ऐसा एक क्वेश्चन हमें बोला है 70,000 में, तो इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 30,000। अगर 80 में से 50 का इन्वेस्टमेंट बिक गया, अब ये तो कोई डिप्रिसिएशन वाला है नहीं कि उसमें चेक करें कॉस्ट डिप्रिसिएशन, ये तो इन्वेस्टमेंट है। 80,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो था वो 50,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर सेल हो गया, क्लोजिंग बैलेंस 30 होना चाहिए, बट है कितना, 50। इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते कितने का परचेज बैलेंस हम लोग का आ रहा है, तो परचेज बैलेंस हम लोग का कितना आना चाहिए, यहाँ से 30 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, 50 दिख रहा है, तो परचेज कितने का होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है 80,000 था। ठीक है, उसमें से 50,000 का सेल हो गया, तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिखना चाहिए, 30, बट दिख कितना रहा है, 50 दिख रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों ने परचेज कितने का किया होगा, 20,000 का। ठीक है, हम लोगों ने 20,000 का परचेज किया होगा, लेकिन इधर बैलेंस कितना आ रहा है, टू बैंक बोल के, ये देखो ये टू बैंक बोल के लिख देंगे ना, क्योंकि परचेज है वो तो पता चल रहा है, लेकिन कितना आ रहा है, 25,000। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड करना है ना, इन्वेस्टमेंट का हम लोग को ये दिखाना है कि हम लोग जब परचेज किए थे इन्वेस्टमेंट, तब हम लोग डिविडेंड का वैल्यू पे करके किए थे, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट जो हुआ है वो कितने से हुआ है, 25,000, 5,000 की जगह, क्यों, क्योंकि ये 5,000 का जो है हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड का अमाउंट को एडजस्ट किया। ठीक है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली 5,000 वहां पर एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये 5,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है। ठीक है, वैसे बैलेंस करने से 20 आ रहा है, ये 5,000 यहाँ पर ऐड हो जा रहा है, इस वजह से ऐसे दिख रहा है। बाकी यहाँ पर 25,000 हम लोग बैलेंस करेंगे तो भी मिल जाएगा। अब इसका अकाउंटिंग करते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होगा, यहाँ पर लिखते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग का कितना था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, परचेज तो 25 था, नेगेटिव में दिखेगा, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग का 70,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000। अच्छा, और जो प्रॉफिट हुआ उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका वैल्यू आ रहा है हम लोग का 20,000, यहाँ पर लिखेंगे 20,000। अच्छा,
इसके बाद इन्वेस्टमेंट कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर। इसके बाद इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज बढ़ गया है तो ये वर्किंग कैपिटल में जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी इन्वेंट इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज बढ़ गया है 5000 से, ये लेस होके दिखेगा, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ प्लस लिख दिया है गलती से, ये लेस होके दिखेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग का स्टॉक आउटफ्लो सॉरी स्टॉक परचेज हुआ है, स्टॉक इनफ्लो हुआ है, मतलब हम लोगों ने परचेज किया होगा तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा। ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो गया है, मतलब पेमेंट नहीं मिला। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा इसका बैलेंस देखो कितना हो रहा है, 2,50,000 2,25,000, 2,50,000 माइनस 2,25,000, तो ये आ रहा है 25,000। तो 25,000 से लेस हो जाएगा, मतलब हम लोग को पैसा नहीं मिला होगा, इसलिए ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा दिख रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अदर करेंट एसेट ये भी बढ़ गया है, तो इसका भी इंपैक्ट दिखाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं अदर करेंट एसेट। ये इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज? इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ है? 1 लाख से 65 हो गया, तो 1 लाख माइनस 65,000 मतलब ये 35,000 हो गया, ठीक है। तो 35,000 से ये हम लोग का इंक्रीज हुआ है करंट एसेट, मतलब हम लोग को पैसा नहीं मिला होगा तभी एसेट ज्यादा दिख रहा है, मतलब रिसीवेबल जो है बढ़ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये लेस ही होगा, ठीक है, ये लेस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर तो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, प्रेफरेंस शेयर भी देख लिया, अब सिर्फ रिजर्व सरप्लस का देखना बाकी है, और ये डिविडेंड और यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अच्छा यहाँ पर डिविडेंड वाला अकाउंट को क्लोज करते हैं, ये देखो ये सब अकाउंट तो हम लोग का क्लोज हो गया, डिविडेंड का अकाउंट को क्लोज करते हैं। यहाँ पर बताया था कि ये डिविडेंड जो है यहाँ पर क्लोजिंग में कुछ नहीं था, मतलब ये हम लोगों ने पेमेंट कर दिया होगा टू बैंक बोल के, कितना आ जाएगा 60,000। ये कौन सा वाला डिविडेंड है? ये जो हम लोग का फाइनल डिविडेंड होता है, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, पेबल करके रखा था, फिर पे कर दिया, तो फाइनल डिविडेंड हो गया। इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या कब होता है? जब कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा चलता है तो कंपनी कभी कभी मिडिल में भी, मिडिल मतलब एकदम 6 मंथ्स का बात नहीं कर रहे, मतलब फाइनल डिविडेंड के पहले भी कुछ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, पे कर सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम। इंटरिम मतलब मिडिल में इंटरिम डिविडेंड पे करती है कंपनी। अच्छा अब ये इंटरिम डिविडेंड जो है ये कंपनी ने बोला है कि पे किया है, डिक्लेयर्ड एंड पे, मतलब डिक्लेयर तो किया ही है, पे भी किया है, तो डिविडेंड पे करने से क्या हो जाएगा? फिर से टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा वाला है? ये है फाइनल डिविडेंड, ठीक है। और ये कौन सा वाला है? ये है इंटरिम डिविडेंड। कितना पे किया? 15%। डिविडेंड किस पे किया जाता है? कैपिटल पे किया जाता है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 6 लाख, तो 6 लाख पे 15%, 6 लाख पे 15% कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 6 लाख पे 15% ये हम लोग का हो जाएगा 90,000, ठीक है। तो 90,000 का जो है डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड पे किया गया। और कोई डिविडेंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? प्री इंटरिम डिविडेंड 15%, बस और कुछ नहीं बोला है। अच्छा एक हम लोग का यहाँ पर अब इसको क्लोज करना पड़ेगा, हाँ ये ठीक है, ये बन गया। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, तो क्लोजिंग में कुछ नहीं है, डिविडेंड लाइबिलिटी कुछ नहीं रखा है, डिक्लेयर्ड एंड पेड, और ये जो पेबल था ये भी पेड हो गया, तो ये हो गया 1,50,000, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1,50,000। तो यहाँ पर बैलेंस करके कितना आएगा बाई साइड में? 1,50,000 माइनस 60,000, तो ये आ रहा है हम लोग का 90,000, ठीक है। ये क्या है, क्या बोल के लिखना पड़ेगा? बाई पीएल अकाउंट, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ पर 90,000 दिखेगा। ये कौन सा वाला 90,000 है पता है? ये वाला 90,000। ये क्यों हुआ? इस बार हम लोगों ने इंटरिम डिविडेंड दिया, ये पहले से डिक्लेयर था, तो 60,000 का पीएल डेबिट पहले ही हो चुका था, वो डिविडेंड आउटस्टैंडिंग रखा था, अभी पे किया तो 60,000। ये हम लोग दिखाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ये भी पे किया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑल डिविडेंड तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये पीएल यहाँ पर बैलेंस क्यों आया? क्योंकि ये अचानक से ड्यूरिंग द ईयर का पेमेंट किया है, तो प्रॉफिट से 90,000 कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का 90,000 यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये पीएल में चला गया। अच्छा अब हम लोग डिविडेंड जो पे किए उसको यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देते हैं, डिविडेंड पेड बोल के। डिविडेंड पेड, तो दो तरह का डिविडेंड है, एक 60,000 और एक 90,000। इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ऐड करके लिख 1,50,000।
इसको अलग चाहो तो लिख सकते हो फाइनल डिविडेंड पेड और इंटरिम डिविडेंड पेड, तो भी होगा। अच्छा, इसके बाद इनकम टैक्स वाला, इनकम टैक्स पे किया गया है 1,35,000 का। अच्छा, इनकम टैक्स पे किया गया 1,35,000 का, तो टू बैंक 1,35,000, 1,35,000 प्लस 95,000, तो ये हो जाएगा 2,30,000 माइनस 60,000, माइनस 60,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,70,000। ये क्या हो गया, बाई साइड का बैलेंस है, बाई, इसको क्या लिखते हैं, बाई पीएल बोल के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें ऐड हो जाएगा, और ये 1,35,000 जो है ये हम लोग इनकम टैक्स पेड जो है वो यहाँ पर दिखाएंगे 1,35,000, 1,35,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर डिप्रिसिएशन, ये सब पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बच्चा जो है हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका भी एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो 1 2 3 वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 5 कंप्लीट है, वर्किंग नोट 6 ये भी कंप्लीट है, वर्किंग नोट नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर 7। अब हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 8। अच्छा, इसमें क्या क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन, इसमें बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, बिफोर टैक्स या फिर बिफोर टैक्सेशन। अच्छा, इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रोपोज्ड डिविडेंड, अगर कुछ है तो प्रोपोज्ड डिविडेंड, तीन चीज अप्रोप्रिएट होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर प्रोपोज डिविडेंड लिखेंगे, फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो मैंने पहले दिन जैसे लिखवाया था वैसे ही करते हैं, और रिटेन्ड इन पीएल, अगर पीएल में हम लोगों का कुछ इस बार रहा है, ठीक है, मतलब जनरेट हुआ है, प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ये सब ऐड करने से आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर इसमें ऐड कर देंगे टैक्स प्रोविजन, ठीक है, टैक्स प्रोविजन ऐड करने से हम लोग को क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यही वाला हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करने में यूज करेंगे। टैक्स प्रोविजन अभी अभी देखा हम लोगों ने, टैक्स का प्रोविजन ये वाला है, ये रहा 1,70,000, प्रोविजन क्रिएट किया है टैक्स के लिए इस बार 1,70,000। यहाँ पर प्रोपोज्ड डिविडेंड, ये देखते हैं कितना है, प्रोपोज्ड डिविडेंड हम लोग का 1,50,000 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर हुआ है 2,50,000 से 1,50,000, मतलब ये हो जाएगा हम लोग का 1,00,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये हम लोग का हो जाएगा 1,00,000। अच्छा, रिटेन्ड पीएल अकाउंट में देखते हैं 50 से 1,00,000 हुआ, मतलब 50,000। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा 2,00,000, 3,00,000, ये हम लोग का हो जाएगा 1,50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 50,000, 3,00,000, 4,70,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन मेरा आ रहा है 4,70,000। तुम लोगों को क्या क्या लेना था, प्रोपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और रिटेन इन पीएल। यहाँ गलत क्या हो गया, रिटेन इन पीएल 50 और यहाँ पर 50,000 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कुछ तो देना चाहिए, प्रोपोज डिविडेंड, यहाँ पर हम लोग का प्रोपोज डिविडेंड आना चाहिए। तो ये डिविडेंड हम लोग का दो तरह का था, एक था हम लोग का डिविडेंड जो फाइनल डिविडेंड, ये तो पेबल है, ये पहले से आउटस्टैंडिंग था, इंटरिम डिविडेंड। अच्छा,
यहाँ पर हम लोग का इस बार का प्रॉफिट का डिविडेंड का इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा ना। ये देखो, ये 60,000 का ये पेमेंट हुआ है। अगर हम लोग इस दोनों अकाउंट को स्प्लिट कर देते हैं, एक इंटरिम डिविडेंड अकाउंट अलग बनाते हैं, तो प्रॉफिट पे इफेक्ट सिर्फ इसी बार वाला आएगा ना, क्योंकि पिछले बार वाला तो प्रोपोज डिविडेंड किया होगा, इस बार पेमेंट किया है, पेमेंट नहीं किया था। तो ये इंटरिम डिविडेंड का अगर अकाउंट बनाओगे, ये इंटरिम मतलब सिर्फ 90,000 का इम्पैक्ट इस बार के पीएल में आया होगा, ठीक है। 60,000 का तो नहीं आएगा। इसके आगे भी हम लोग डिविडेंड पेबल अकाउंट बनाए हैं, तो वहां पर हमें क्वेश्चन में दे दिया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। अगर नहीं भी देता तो हमें उसी तरह से करना पड़ता। तो यहाँ पर जो डिविडेंड है, मतलब इंटरिम डिविडेंड का इम्पैक्ट आएगा 90,000, क्योंकि इस बार के प्रॉफिट को वही इम्पैक्टफुल कर रहा है। और जो 60,000 डिविडेंड पेबल है वो ऑलरेडी प्रोविजंस बना हुआ होगा। इसमें क्या हुआ है, सिर्फ पेमेंट हुआ है टू बैंक बोल के। अगर अकाउंट को भी स्प्लिट कर लेते हो, देखते हो, देखो तो इस पे कोई पीएल का इम्पैक्ट 60,000 वाला नहीं आ रहा है, सिर्फ 90,000 वाले में पीएल का इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1,90,000, ये गलत लिख दिया था मैंने, प्लस 50,000, तो यहाँ पर हो गया 2,40,000, 2,40,000। और टैक्स प्रोविजन जो है, प्रोविजन या फिर एक्सपेंस, ये वाला हम लोग का कौन सा आएगा, टैक्स प्रोविजन या एक्सपेंस, जो इस बार हम लोगों ने यहाँ पर इसका वैल्यू कौन सा आना चाहिए, 1,35,000 आता है ना, मैंने 1,70,000 लिख दिया। जो टैक्स एक्सपेंसेस है, इसको हम लोग एक्सपेंसेस भी तो बोलते हैं ना। यहाँ पर ये वाला एड बैक होता है जो हम लोग रीपे करते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग का कितना ऐड होना चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,35,000 ऐड होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,35,000, ये ठीक हुआ मेरा, 90,000 प्लस 1,00,000, और यहाँ पर प्लस 50,000, तो ये हो जाएगा 2,40,000 और 1,35,000, 3,00,000। अच्छा, रिजर्व वाला भी एक बार चेक करते हैं, रिजर्व वाला मैंने सही लिखा कि नहीं। रिजर्व वाला, जनरल रिजर्व 2,50,000 से 1,50,000, अच्छा डिक्रीज हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, इतने का मेरा कम होना चाहिए। जनरल रिजर्व 1,00,000 से डिक्रीज हुआ है। ये देखो, जनरल रिजर्व जो है वो 1,00,000 से तो डिक्रीज हुआ है, 2,50,000 से 1,50,000 होने का मतलब है 1,00,000 से डिक्रीज हुआ है। मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ना गलती से, तो ये कितना हो जाएगा, ये बैलेंस हम लोग का हो जाएगा 90,000 प्लस 50,000, और ये हो गया 90,000 माइनस 1,00,000, माइनस होगा, जनरल रिजर्व मेरा कम हुआ है, मैंने ऐड करके दिखा दिया। यहाँ पर हो गया 40,000। अच्छा, 40,000 और 1,35,000 टैक्स एक्सपेंसेस, तो ये कितना हो रहा है यहाँ पर, 1,35,000, क्या गलत हो गया, देखते फिर एक बार, एक मिनट। रिजर्व वाला मेरा, जनरल रिजर्व 2,50,000, ये सही क्या है, मैंने कैलकुलेशन 2,50,000 माइनस 1,50,000 कितना होता है, 1,00,000 ही तो होता है। हाँ, ये तो मैंने ठीक किया है, 2,50,000 माइनस 1,50,000, 1,00,000। अच्छा, प्रोपोज डिविडेंड 90,000। अच्छा, पीएल का मेरा 50,000 ये बढ़ा है, तो पीएल मेरा 50,000 ऐड ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो 40,000 ही बैलेंस आ रहा है, 90,000 प्लस 50,000 माइनस 1,00,000, मतलब 40,000, 40,000 प्लस 1,35,000। और भी कुछ है क्या, ओ सीआरआर, सीआरआर क्रिएट हुआ है ना, तो ये भी हमें दिखाना पड़ेगा। सीआरआर मतलब रिजर्व, जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, वैसे ट्रांसफर टू सीआरआर भी तो दिखाना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट नहीं दिखा है ना, कैपिटल रिजर्व का इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों, देखो कैपिटल रिजर्व जो है वो हमारे रिवैल्यूएशन रिजर्व से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, तो वो क्लोज हो गया। कैसे, देखो हम लोगों ने ऐसे किया, लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिजर्व किया, और ये कैपिटल रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व जो हो रहा है उसी को, मतलब पहले ऐसे हुआ होगा, लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, अब हमें बोला रिवैल्यूएशन रिजर्व को ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री हुआ होगा, मतलब पीएल में कोई इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ। लेकिन जो सीआरआर बना, ये क्यों बना होगा, रिडेम्पशन हुआ प्रेफरेंस शेयर का, तो ट्रांसफर टू सीआरआर कितना है, 1,00,000, इससे भी तो हमारा पीएल जो है इंपैक्टफुल होगा। हम यहाँ पर नॉर्मली रिजर्व ही लिखते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में हमारा रिजर्व ही था, लेकिन सीआरआर भी तो क्रिएट हुआ है, तो सीआरआर क्रिएट हुआ है तो यहाँ पर वो भी तो लिखना पड़ेगा, ट्रांसफर टू सीआरआर, मतलब जितने सारे रिजर्व होंगे। बाकी क्वेश्चन में जनरल रिजर्व ही रहता है नॉर्मली, तो हम जनरल रिजर्व ही लिख दिया था मैंने। यहाँ पर सीआरआर वाला कंसेप्ट भी है, तो यहाँ पर 1,40,000 हो जाएगा। अब ये देखो, अब ठीक है,
तो देखो थोड़ा सा हम बता देते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया। पहला बात है कि सीआरआर का इम्पैक्ट भी दिखाना चाहिए, ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब जिससे मेरा प्रॉफिट इम्पैक्टफुल होगा तो वो तो मुझे दिखाना पड़ेगा। मतलब ऑल काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन में क्या हुआ, प्रॉफिट से जनरल रिजर्व डाउन हुआ है। देखो जनरल रिजर्व मैंने ऐड करके दिखा दिया था गलती से, जनरल रिजर्व यूज हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, सीआरआर के लिए, ठीक है। मतलब प्रेफरेंशियल रीडिंग होने से ना हम लोग क्या करते हैं, अपने रिजर्व को यूज करते हैं, तो इसी वजह से देखो जनरल रिजर्व यूज हुआ होगा, इसीलिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी नहीं होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूज्ड ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है। ये लैंग्वेज भी गलत हो जाएगा, यूज्ड ऑफ जनरल रिजर्व, इसीलिए नेगेटिव हो गया। अब इससे मेरा पीएल इंपैक्टफुल होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जनरल रिजर्व जितने से कम हुआ वो दिखा दिया। अच्छा अब यहाँ पर देखो ट्रांसफर टू सीआरआर हुआ, पीएल में 50,000 रहा, डिविडेंड का इम्पैक्ट 90,000। अब टोटल देखते हैं 90, 1 लाख कैंसिल आउट, 90 और 50 कितना हो गया, 1,40,000 हो गया। ये एक्चुअली इसीलिए हो रहा है, देखो प्रॉफिट से हम लोगों ने सीआरआर में ट्रांसफर किया, जनरल रिजर्व से उठा के सीआरआर में ट्रांसफर किया है, ठीक है। क्योंकि जब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ोगे या जिन्होंने पढ़ा है उनको और भी क्लियरली समझ में आएगा। हम लोग क्या करते हैं, जब सीआरआर क्रिएट करते हैं, टू सीआरआर करते हैं, और कहां से सीआरआर क्रिएट करते हैं, जनरल रिजर्व से करते हैं, पीएल से करते हैं। तो जनरल रिजर्व से 1 लाख लेके यहाँ ट्रांसफर किया होगा, ठीक है, इसीलिए इस तरह से दिख रहा है। तो वो कम हुआ था तो मुझे नेगेटिव दिखाना चाहिए था, तो अभी नेगेटिव कर दिया, सही हो गया। हम लोग का सीआरआर बना है 1 लाख, तो ये दोनों नील हो गया ओवरऑल बैलेंस। और ये 90,000 और यहाँ पर 50,000 जो प्रॉफिट में इस बार एक्सेस अमाउंट दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट में रिटेन्ड किया गया है, रहा है, प्रॉफिट में 50,000 ऐड हुआ है और भी प्रॉफिट बना है, तो ये 1,40,000 हो गया। टैक्स प्रोविजन को ऐड करने के बाद ये आ रहा है 2,75,000, ठीक है, ये 2,75,000। अब ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में 2,75,000, ठीक है, 2,75,000। इसका वर्किंग नोट नंबर हम लोग को दे देना है जितना होगा। अब लाइन बाय लाइन कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ नहीं है, तो ये बन गया 2,75,000। नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, यहाँ पर होगा 2,75,000, 2,75,000, और ये माइनस हो जाएगा 30, 40, 20, मतलब 60 और 30, 90,000, तो 1,85,000 आ रहा है, 1,85,000। अब डिप्रिशिएशन एड बैक होगा 1,35,000, तो ये वैल्यू आ गया 3,20,000। अब 3,20,000 में ये ऐड 5,000 और 5,000 और 5,000 कैंसिल आउट, 10,000 और 25,000, माइनस 15,000, मतलब हम नेट इम्पैक्ट देख ले रहे हैं, माइनस 15,000। और यहाँ पर 35,000 फिर से लेस हो जाएगा, तो ये हो गया 2,70,000 यहाँ पर, 2,70,000। अब 2,70,000 से हम लोग माइनस कर देंगे 1,35,000, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1,35,000, तो ये हो जाएगा 2,70,000 माइनस 1,35,000, 1,35,000 ही आ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको आउटर में लिखते हैं 1,35,000। अच्छा इसका देख लेते हैं, 1,50,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000 माइनस 25,000, तो ये वैल्यू हो गया 2,85,000, 2,85,000। अच्छा इस पे हम लोगों ने और एक इम्पैक्ट भी तो दिखाना था, यहाँ पर कुछ रह गया होगा, देख लेते हैं एक मिनट। 1,50,000 लैंड बिल्डिंग हम लोगों ने सेल किया, ये लिखा है मैंने, 90,000 प्लांट सेल कर दिया, ये भी लिखा है, इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, ये भी लिखा है। अच्छा परचेज ऑफ प्लांट नहीं लिखा शायद, एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पर परचेज ऑफ प्लांट नहीं लिखा है, ठीक है, ये 3,50,000 का दिखाना पड़ेगा, 4,50,000 का नहीं दिखाएंगे क्योंकि 1 लाख डिवेंचर का इम्पैक्ट है, तो वो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर उसको भी लिख लेते हैं, वो बाकी रह गया। यहाँ पर लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3,50,000। 4,50,000 दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि उतने से हम लोग का जो है कैश आउटफ्लो हुआ नहीं है। अच्छा और इन्वेस्टमेंट परचेज किया वो मैंने लिख दिया है। अच्छा और डिविडेंड, ये देखो इन्वेस्टमेंट जो परचेज किया है, और यहाँ पर देखो बाई बैंक बोल के डिविडेंड दिख रहा है ना, ये भी दिखाना पड़ेगा, डिविडेंड हमें मिला है इन्वेस्टमेंट पे, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीप्ट, ठीक है,
वो बाई बैंक बोल के जो एंट्री था वो हम लोग को यहाँ पर दिखाना है 5000। अच्छा ये डिविडेंड हमें मिला है, अब चेक करते कितना होगा। 1,50,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000 माइनस 25,000 माइनस 3,50,000 और प्लस 5,000। तो ये मेरा नेगेटिव में 60,000 आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव में 60,000 आ गया। अच्छा यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम, ये इसको लिख देते हैं, इसको लिख लेते हैं, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा इसके बाद ये वाला देखते हैं, 1 लाख और 2 लाख और 3, 1 2 3 और 4 लाख माइनस 1,50,000। ठीक है, अच्छा 4 लाख माइनस 1,50,000, तो ये वैल्यू आ रहा है 2,50,000। अच्छा यहाँ पर और एक एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, डिवेंचर का इंटरेस्ट जब 9% दे दिया है तो हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 लाख पे 9%, मतलब इसका अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। ये 9% बता दिया था तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, 2 लाख पे 9%। ठीक है, इंटरेस्ट सभी पे देना पड़ेगा, चाहे वो प्लांट मशीनरी के लिए, जिन्होंने प्लांट मशीनरी बेचा है और डिवेंचर एक्सेप्ट किया है उनको भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 18,000 ये लेस हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू आया उससे मुझे 18,000 और भी लेस करना पड़ेगा, तो 2,32,000। अच्छा फिर से एक बार करते हैं, यहाँ पर आ रहा है 1 लाख और 1 लाख, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये नेगेटिव होगा। अच्छा ये 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख नेगेटिव कैंसिल आउट, 1,50,000 और 18,000 नेगेटिव में हो जाएगा 1,68,000, 1,68,000। एक बार चेक कर लेते हैं, 1,50,000 और माइनस 18,000, 1,50,000 प्लस 18, मतलब दोनों माइनस में है तो 1,68,000। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1,68,000। अच्छा ये इंटरेस्ट पे जो हुआ है 18,000 डिवेंचर का, इसका इम्पैक्ट हम लोग का और एक जगह पे भी आना चाहिए है ना, इसका अकाउंट बना के हम दिखा देते हैं। इंटरेस्ट पे किया हम लोगों ने, इसका हम अकाउंट बना के दिखाते कैसे होगा। वर्किंग नोट नंबर 9, ये देखो डिवेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट पे करेंगे तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू बैंक या कैश, कितना आ रहा है 18,000। तो ये हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा क्योंकि डिवेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और यहाँ पर बाई पीएल, पीएल अकाउंट में हम लोग इसे दिखाएंगे, ये अप्रोप्रिएशन नहीं, ये पीएल अकाउंट में चला जाएगा डायरेक्टली। और ये हम लोग का कैसा एक्सपेंसेस है, ये हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो 18,000 से एड बैक हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 18,000 से एड बैक करना पड़ेगा, ये वाला ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 18,000, इसका इम्पैक्ट भी दिखेगा, 18,000 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर से मुझे ठीक करना पड़ेगा एक बार, यहाँ 18,000 ऐड हो जाएगा 1,85,000 में 18,000। अच्छा हम पहले कर लेते फिर तुम लोग करो, 1,85,000 में 18,000 ऐड कर लेते, हो गया 2,03,000। 2,03,000 में 1,35,000 ऐड कर लेते हैं, 3,38,000, 3,38,000। और इसमें हम लोग का 5,000 5,000 कैंसिल आउट, 10,000, ये नेगेटिव 15,000, तो नेगेटिव 15,000, 3,23,000 और यहाँ पर नेगेटिव 35,000, 3,23,000 और नेगेटिव 35,000, 3,58,000 होगा शायद, 3,58,000, 3,38,000 पॉजिटिव है, 5,000 5,000 कैंसिल आउट, नेगेटिव 15, 3,38,000 माइनस 15,000 माइनस 35,000। अच्छा 2,88,000 आ रहा है मेरा, 2,88,000। एक बार
देख लीजिए 2,88,000 और यहाँ से इनकम टैक्स पेड, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स पेड वाला इंफॉर्मेशन एक बार देखते हैं, कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा है, क्योंकि आंसर तो मेरा इनकम टैक्स लाइबिलिटी, अच्छा ये इनकम टैक्स पेड नहीं है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द करेंट ईयर, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया, इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द करेंट ईयर, हर जगह पे ना पेड लिखा हुआ रहता है, तो मेरा अकाउंट तो गलत हो गया, तुम लोगों ने भी नहीं बताया। ये देखो इनकम टैक्स लाइबिलिटी बोला है, मतलब बाई पीएल बोल के मेरा यहाँ पर कितना जाएगा, ये 1,35,000 नहीं आएगा, फिर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये देखो प्रोविजंस ऐसे बनाए, नॉर्मली यहाँ पर ना बाकी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है इनकम टैक्स पेड, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द करेंट ईयर, मतलब प्रोविजंस 1,35,000 का करना पड़ा है, लाइबिलिटी मतलब क्या, प्रोविजन क्रिएट किया गया है, पे थोड़ी ना किए हैं, तो ये 1,35,000 होगा। तो 1,35,000 में अगर हम लोग 60,000 ऐड करते हैं तो ये 1,95,000 हो जाना चाहिए, और यहाँ पर भी 1,95,000 होगा, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था मुझे। 1,95,000 ये इनकम टैक्स लाइबिलिटी पेड है, तो ये टू बैंक बोल के बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स पेड हम लोग का दिख रहा है 60,000, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने 60,000 इनकम टैक्स के लिए जो है लाइबिलिटी मतलब प्रोविजन कर रखा था, लेकिन हम लोग को पे करना पड़ा 10,000, ठीक है, हम लोग 1,00,000, तो हम लोग का कितना प्रोविजन कम हुआ था, अंडर प्रोविजन हुआ 40,000, हमें और भी पीएल से लेना पड़ेगा, ठीक है, तो पीएल डेबिट होगा 40,000 से, और इस बार हम लोगों ने 95,000 का प्रोविजन क्रिएट किया है, तो दोनों मिला के 1,35,000 का प्रोविजन नया वाला क्रिएट होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये 1,00,000 होगा। तो अगर वो पेड अमाउंट होता तब ठीक था, ये बोला था टैक्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बाई पीएल इधर होगा, ये क्या होता है, ये हम लोग का प्रोविजन अमाउंट होता है, प्रोविजन, ठीक है, और ये हम लोग जो पेड अमाउंट होता है, जो पे किए, प्रोविजन मतलब एक एस्टिमेटेड अमाउंट में कर रखना और इतना पे करना पड़ा, तो 1,00,000 हम लोग का यहाँ से लेस होना चाहिए, ये यहाँ से 1,00,000 लेस हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए गलत आ रहा था, यहाँ पर 1,00,000 हो जाएगा, और 2,88,000 से अगर हम लोग 1,00,000 को लेस कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पर 1,88,000 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, तो 1,88,000 माइनस 60,000, चेक करते हैं, 1,88,000 माइनस 60,000 प्लस 1,68,000, तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है 2,96,000, ठीक है, ये नेगेटिव है, अच्छा सॉरी, ये हम लोग का नेगेटिव है, 40,000 आ रहा है, ठीक है, 40,000 नेगेटिव आ रहा है, तो नेट डिक्रीज, ठीक है, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अब यहाँ पर ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर ऐड करते हैं देख लेते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग का यहाँ पर 50,000, तो 50,000 यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो क्लोजिंग में 90,000 आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में काफी सारा एडजस्टमेंट था हम लोग का, थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो गया, अभी एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये टैक्सेशन वाला गलत हुआ बोल के ना यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जा रहा था, ये देखो यहाँ पर तो प्रोविजन वाला ही लिखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग का इसीलिए 1,35,000 आएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रोविजन वाला ही तो लिखते हैं, बाकी सब ठीक है, यहाँ पर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस ये थोड़ा सा टैक्सेशन, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन हम लोग कर रहे थे वहां पर गलत हो गया था, एक तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये मैंने पहले पॉजिटिव दिखा दिया था, क्योंकि जनरल रिजर्व कम हुआ है ना, तो मैंने वो चीज ध्यान नहीं रखा, तो फिर ये नेगेटिव होना चाहिए, मेरा गलती था यहाँ पर, और रिटेन्ड पीएल ये अमाउंट ठीक था हम लोग का, सीआरआर नया पॉइंट आया यहाँ पर कि हम लोग का अगर ट्रांसफर टू सीआरआर करना पड़ेगा, इसके पहले कोई क्वेश्चन में ना ऐसा नहीं था कि हमारा जनरल रिजर्व के अलावा भी कोई रिजर्व क्रिएट हुआ है, तो इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट भी देना चाहिए था, जो कि गलत कर दिया मैंने। और प्रोपोज डिविडेंड मतलब यहाँ पर डिविडेंड जो है ये मतलब जो डिविडेंड इस बार पीएल को इम्पैक्टफुल कर रहा है, तो वो इंटरिम डिविडेंड है, इसको चाहो तो इंटरिम भी लिख सकते हो, ये वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, और यहाँ पर प्रोविजन वाला आता है, तो प्रोविजन तो 1,35,000 इसीलिए 1,35,000 आएगा। और कैसे पता चलेगा कि हम लोग को कौन सा लिखना है, देखो यहाँ लैंग्वेज क्या बोला है, बाकी क्वेश्चन तुम लोग देखोगे इसके पहले जब हम लोगों ने यहाँ से अमाउंट लेके टू बैंक लिखा होगा तब वो टैक्स पेड नहीं था, ये क्या बोला है इनकम टैक्स लाइबिलिटी, ये इनकम टैक्स अगर पेड बोल देता तो ये 1,35,000 हम लोग बैंक बोल के दिखा सकते थे, ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, बाकी ठीक है।
क्वेश्चन लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट है और प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी हम लोग को एक नया एडजस्टमेंट मिला। अच्छा, इसके बाद ये हो गया फोर्थ नंबर, ठीक है। फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन भी काफी बड़ा है, देखते हैं जितना सारा एडजस्टमेंट हो जाता है बाकी हम लोग होमवर्क कर सकते हैं। यहाँ पर बोला है देखो कि the balance sheet of New Light Limited as on 31st March 2001 and 2000 for the year ended 31st March 2001, share capital, reserve surplus, long term borrowing, other current liability, short term provision में टैक्स बोला है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सारे में नोट्स बने हुए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री, अदर करेंट एसेट, नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर कैपिटल 16, अब इधर से इधर होगा, ये ओपनिंग है, 12 से 16 हुआ मतलब 4 लाख प्लस हुआ है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर 4 लाख से 2 लाख 80 हुआ है, मतलब रिडेम्पशन हुआ है। अब 4 लाख में अगर 2 लाख 80 मेरा बचा हुआ है तो रिडेम्पशन कितना हुआ होगा, 1,20,000 का रिडेम्पशन हुआ होगा, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व 6 से 7 लाख मतलब ऐड हुआ है 1,60,000। पीएल का रिटेन कितना हुआ है, 2,40,000 से 3,40,000 हुआ है, मतलब 1 लाख रिटेन हुआ है, मतलब 1 लाख प्रॉफिट इस बार जनरेट हुआ है। लेकिन प्रॉफिट जनरेट होने से नहीं होता है, उसमें से जनरल रिजर्व वगैरह में भी चला जाता है। तो चले जाने के बाद रिटेन इसीलिए बोला जाता है कि कितना प्रॉफिट में पड़ा हुआ रहा। उसके बाद डिवेंचर 4 लाख से 2,80,000 मतलब इसमें भी रिडेम्पशन है डिवेंचर का, और रिडेम्पशन हो जाएगा 4 लाख माइनस 2,80,000, तो ये हो गया 1,20,000 का मेरा रिडेम्पशन, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल बताया मतलब पहले से प्रोविजन बन गया है, पेएबल अमाउंट इतना है, अब हम लोगों ने पे कर दिया होगा इसीलिए यहाँ जीरो दिख रहा है। करेंट लायबिलिटी बढ़ गया है तो इसका मतलब पैसा नहीं दिया है, ऐड होगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लेस डेप्रिसिएशन देके नेट कैरिंग अमाउंट दे दिया है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का देखो तो 32 से 38 हुआ है, इंक्रीज हुआ है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि परचेस हुआ है। यहाँ नेट में भी देखोगे तो परचेस हुआ है, अब बाकी इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। यहाँ पर बताया है द कंपनी सोल्ड वन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फॉर 1 लाख, द कॉस्ट ऑफ विच वाज 2 लाख एंड द डेप्रिसिएशन 80,000। फिर उसके बाद द कंपनी ऑल्सो डिसाइड टू राइट ऑफ अनदर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 56,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन 40,000 हैज बीन प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई 3,60,000। अच्छा, तो यहाँ काफी सारा पीपीई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। उसके बाद कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, 40,000 प्रॉफिट पे बेचा है। डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स रीडिंग हुआ है, वो तो अभी हम लोगों ने देखा भी, लेकिन 5% प्रीमियम पे रीडिंग हुआ है, दोनों चीज। कंपनी डिसाइड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट वेयरएज प्रीवियसली द प्रैक्टिस वाज टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट लेस 10%। बोल रहा है कि कंपनी ने जो इन्वेंट्री वैल्यू करना है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कॉस्ट में वैल्यू करेंगे, मतलब जो एक्चुअली कॉस्ट है। लेकिन इसके पहले इनका प्रैक्टिस मतलब इनका एक रूल्स था कि ये अपने एसेट को मतलब करेंट एसेट को, स्टॉक यानी करेंट एसेट को 10% कम पे वैल्यू करके दिखाते थे ना। इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑन 31st March 2000 2,60,000, मतलब ये 90% का वैल्यू है क्योंकि वो 10% कम करके दिखाते थे। और इन्वेंट्री 31st March वाज करेक्टली वैल्यूड एट 3 लाख। अच्छा, 31st March 2001 में इसे करेक्टली वैल्यू किया गया है 3 लाख पे, ये बता दिया। अब इसका क्या इन्फॉर्म मतलब एडजस्टमेंट होगा हम लोग देखेंगे। एक काम करते हैं, जो भी एडजस्टमेंट है उससे रिलेटेड अकाउंट वगैरह बना लेते हैं, बाकी तुम लोग होमवर्क कर सकते हो तो अकाउंट बन जाएगा जो टाइम है हमारे पास। तो पहले बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी, तो वर्किंग नोट से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी पीपीई। पीपीई में टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। अब इसमें ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो अगर हम लोग 32 लाख लिखते हैं, ठीक है, 32 लाख और 38 लाख मतलब हम लोग कॉस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो कॉस्ट और ये डेप्रिसिएशन, ये नेट कैरिंग अमाउंट, तो इसका मतलब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जैसा होगा। तो 32 लाख और 38 लाख, तो ओपनिंग ये वाला इधर वाला 32 लाख और यहाँ पर कितना हो जाएगा 38 लाख, क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस 38 लाख। अच्छा, अब इसके बाद इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। कंपनी सोल्ड वन पीपीई फॉर 1 लाख, 1 लाख के वैल्यू पे पीपीई बेच दिया, तो एंट्री क्या होगा, बाय बैंक, बेचने से पैसा आएगा, सेल, 1 लाख पे बेच दिया। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है द कॉस्ट ऑफ विच वाज 2 लाख। अच्छा, जिसका कॉस्ट है 2 लाख और डेप्रिसिएशन उस पे 80,000 लगा है, मतलब 1 लाख 2 लाख का
कॉस्ट था उस पे डेप्रिसिएशन लगा है 80,000, तो बैलेंस कितना होगा 1,20,000, जिसको 1 लाख में बेच दिया। तो इसका मतलब पहला बात है कि लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है 20,000, क्योंकि हम लोगों ने 1,20,000 का चीज 1 लाख में बेचा है, तो हम लोग का 20,000 का लॉस हो जाएगा। तो लॉस को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाई पीएल, यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑन सेल, कितना हो जाएगा 20,000। कैसे पता चला, यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं, जैसे बाकी क्वेश्चन में भी किया था, यहाँ पर करके दिखा देते हैं। ये रहा ओरिजिनल कॉस्ट, WDV मतलब बचा हुआ वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा, कुछ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉस्ट है 2 लाख, अच्छा उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट 2 लाख है, बेचा है 1 लाख में, डेप्रिसिएशन 80,000, डेप्रिसिएशन 80,000, तो WDV कितना होगा, WDV 1,20,000, ठीक है। अच्छा सेल कितने में हुआ है, सेल हुआ है 1 लाख, तो 1,20,000 का चीज 1 लाख में, क्योंकि इससे ही तो कंपेयर करेंगे ना, तो इससे पता चल रहा है क्या हुआ है लॉस, कितने का 20,000 का लॉस, कहां पर रिकॉर्ड होगा पीएल। अब हम लोग इसका एंट्री कैसे करेंगे, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जो आया बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है। पीएल डेबिट जो लॉस हुआ, पीएल डेबिट 20,000, टू हो जाएगा पीपीई, कितने का चला गया 2 लाख का, लेकिन फिर भी मैचअप नहीं हो रहा है, ये 1,20,000 ये 2 लाख, तो डेप्रिसिएशन तो इसमें लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऐसा क्यों लिख रहा है, हमें तो एक्यूमुलेटेड अकाउंट नहीं दिया, बट देखो प्रेजेंटेशन देखो क्वेश्चन का किस पैटर्न में दिया है, कॉस्ट अलग डेप्रिसिएशन अलग, फिर यहाँ पर दिखाया है, मतलब हम लोग इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की तरह ट्रीट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन दिखा देंगे 80,000 पूरा का पूरा, ठीक है। ये इस साल का नहीं है, अभी तक का डेप्रिसिएशन है, तो अब ये पीपी अकाउंट में चला जाएगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल के, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल के ये हम लोग का 80,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये अकाउंट बन गया। अच्छा इसके बाद भी देखो और एक इंफॉर्मेशन है पीपी से रिलेटेड, कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू राइट ऑफ अनदर आइटम ऑफ पीपीई कॉस्टिंग 56,000, अब ये राइट ऑफ करना चाहता है कंपनी, ऑन विच डेप्रिसिएशन 40,000 हैज बीन प्रोवाइडेड, तो कॉस्टिंग है 56,000। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट है 56,000, ठीक है, और उसमें से बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन 40,000 इस पे प्रोवाइडेड हुआ है, तो WDV मतलब इसका बचा हुआ वैल्यू कितना है, WDV है 16,000। अब कंपनी चाहती है इसे डिस्कट करते, तो डिस्कट करने पे क्या है, डिस्कट करने का मतलब है डिस्कट या राइट ऑफ, जो भी बोलो, यहाँ राइट ऑफ लैंग्वेज लिखा, मतलब बेच नहीं रहा है कंपनी, इस मशीन को हटा दे रहा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो लॉस कितना होगा देखो, WDV जितना है पूरा ही लॉस होगा, राइट ऑफ कर देना चाहते हैं, जब राइट ऑफ कर रहा है वैल्यू कितना है 60,000, तो जीरो वैल्यू, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है राइट ऑफ करने से, सेल करने से कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो इसका मतलब ये दोनों को अगर कंपेयर करेंगे कि इतने का चीज इतने में राइट ऑफ हो गया जीरो में, तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा, लॉस मेरा पूरा का पूरा 16,000 हो जाएगा। इसका रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो पैसा तो नहीं मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, पीपीई मेरा चला जा रहा है कितने का 56,000 वाले, ठीक है, उसमें मेरा लॉस कितना है पीएल डेबिट, इसमें मेरा लॉस है 16,000, तो बाकी 40,000 क्या है डेप्रिसिएशन है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो जो 56,000 वाला एसेट था उसको हम लोगों ने 40,000 का यूज किया, तभी डेप्रिसिएशन लगा, 16,000 मेरा लॉस है क्योंकि मैंने इसको डिस्कट किया, कुछ मुझे रिकवरी मिला नहीं, तो ये पूरा का पूरा लॉस है, तो इसको पोस्ट कर देंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाई पीएल बोल के, तो यहाँ पर अगेन हो जाएगा वैसे ही बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाई पीएल। अब बेच देते तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें सॉरी इनकम हमारा होता, बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें। 16 और 40,000, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 40,000 और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 16,000, हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं कि बैलेंस क्या आएगा, अब देखो क्या बैलेंस आना चाहिए, यहाँ देख के तो लग रहा है, अच्छा ये कुछ डेप्रिसिएशन भी बोला है, डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई, डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई 3,60,000 करेंट ईयर का है, तो वो तो हम लोग का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाना चाहिए, तो इसके साथ साथ हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग कहाँ पर चार्ज कर रहे हैं, डायरेक्ट पीपीई में चार्ज नहीं करके एक्यूमुलेटेड। अब कैसे पता चलेगा इसका ओपनिंग क्लोजिंग क्या होगा, ये क्या दिया हुआ है 9,20,000, ये अब तक का इस एसेट पे चार्ज डेप्रिसिएशन, तभी तो ये नेट कैरिंग अमाउंट, ये कॉस्ट है, ये टोटल डेप्रिसिएशन है, और दोनों का लेस करने से नेट कैरिंग वैल्यू या WDV जो भी बोलो, तो ये 9,20,000 और 11,60,000, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस BD 9,20,000,
और यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस CD 11,60,000, ठीक है। अब क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, यहाँ पर देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 बार हुआ है, तो 2 PPE बोल के एक बार 80,000 और एक बार 2 PPE बोल के 40,000। चेक करते हैं, हाँ 40,000। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्लोज करने से कितना होगा, 80 + 40, तो ये हो गया 1,20,000 प्लस 11,60,000, तो ये बन रहा है 12,80,000 माइनस 9,20,000 माइनस 9,20,000, तो ये हो रहा है मेरा 3,60,000, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन हो रहा है, ये देखो ये वाला है ना, ये तुम लोग बैलेंस करके लिखो तो भी इतना ही आएगा, क्योंकि अकाउंट तो हमारा जैसे बनना चाहिए वैसे ही बना है तो सही होगा। और अगर यहाँ से भी लिखते तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई, क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन टू एसेट होता है, इसके जगह डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये हम लोग का कहाँ पर जाएगा, ये हम लोग का नॉन कैश एक्सपेंसेस में दिखाना पड़ेगा, है ना। ये हम लोग का 3,60,000 वहां पर चला जाएगा। अब इस अकाउंट को अगर क्लोज करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ बैलेंस मिलेगा। देखो ये 32 लाख था, ये क्या है, कॉस्ट है, ये भी क्या है, कॉस्ट है। अब इसमें से कितने का मशीन बिक गया, इसमें से देखो हम लोग का कितने का मशीन बिका, यहाँ पर दिख रहा है 2 लाख, और यहाँ पर डिस्कर्ड हो गया 56,000, तो 2,56,000 चला गया। तो देखो यहाँ पर चेक करते हैं, 32 लाख में से 32 लाख में से अगर 2,56,000 लेस कर देते हैं तो हमें मिलना चाहिए, ये देखो हम लोग को मिलना चाहिए 2944। मैंने चेक करके देखा 32 लाख में से अगर हम लोगों ने जो डिस्कट किया और जो सेल कर दिया इसका बैलेंस करते हैं तो 29,44, बट बैलेंस कितना दिख रहा है, 38 लाख। इसका मतलब हम लोगों ने परचेज किया होगा 8,56,000 का एसेट, ठीक है। ये दोनों का गैप, अब लेजर बैलेंस करके देखो उतना ही आना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं, क्यों, देखो क्योंकि जब हम लोग किसी मशीन का पूरा डिटेल्स लिखते हैं, ये देखो ये पहले वाले मशीन का इतना डिटेल्स था, ये टोटल कितना आएगा पता है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन जो है वही आ जाएगा, मतलब ये 2 लाख आएगा। क्यों, ये देखो 2 लाख का जो मशीन था इसमें हम लोगों ने कितना यूज किया, 2 लाख वाले मशीन को हम लोगों ने 80,000 का यूज किया, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू बचा उस कितना बच रहा है, 2 लाख का एसेट को अगर हम लोगों ने 80,000 का यूज किया तो हम लोग का 1,20,000 बचेगा। 1,20,000 का दो पार्ट हो गया, 1 लाख में बेच दिया 20,000 का लॉस हो गया, तो ये 2 लाख बता रहा है हमें, ठीक है। ये 56,000 बता रहा है ओरिजिनल कॉस्ट, ये क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट। इसमें से अगर हम लोग लेस कर देते हैं जितने जितने का एसेट बिक गया या डिस्कार्ड हो गया तो बैलेंस हमारा दिखेगा कि इतना बैलेंस होना चाहिए, बट बैलेंस मिसमैच हो रहा है, बैलेंस कम आ रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पर 38 लाख दिख रहा है, मतलब हम लोगों ने नया एसेट परचेज किया होगा, ठीक है। और उसका उससे भी बड़ा प्रूफ ये है कि जब 32 लाख में से बिकने के बाद यहाँ 38 लाख रह रहा है तो परचेज तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि बिकने के बाद एसेट का वैल्यू कम होना चाहिए, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ एसेट परचेज हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज हो रहा है 8,56,000, बैलेंस करके देख लो। तो ये टोटल कैसे करेंगे, 38 लाख और इधर 2 लाख, मतलब 38, 39, 40 लाख और 40,56,000, इधर टोटल करेंगे तो 40,56,000 माइनस यहाँ पर 32 लाख, 40,56,000 माइनस 32 लाख, तो यहाँ पर बैलेंस बचता है 8,56,000, ठीक है। तो ये हो गया 40,56,000। तो पूरा एनालिसिस कर दिया मैंने, ठीक है। पीपीई किस तरह से यहाँ पर हो रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये भी हमारा अकाउंट जो है बन के रेडी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं डेप्रिसिएशन ये कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का कुछ बता रखा है, तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बताया है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग ब्रॉट डाउन होगा यहाँ पर, और बाई बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में बोला है इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, प्रॉफिट कमाया गया है 40,000, तो यहाँ पर 2PL लिख देंगे प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल, क्योंकि ये प्रॉफिट अमाउंट है, ये सेल वैल्यू नहीं है, यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। 40,000 का हम लोग का प्रॉफिट ऑन सेल है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड होगा, ये रहा 4 लाख और 3,20,000, तो ओपनिंग में था 4 लाख,
बचा है 3,20,000। समझ में आ रहा है कि सेल हुआ है 4 लाख से अगर 3,20,000 कम हो गया तो सेल हुआ है, कितना सेल हुआ है 80,000, क्योंकि ये दोनों का गैप कितना है 80,000। 80,000 उसका कॉस्ट है। अब 40,000 प्रॉफिट में बेचा है तो हम लोग यहाँ पर बेचने से तो पैसा मिलेगा, बाई बैंक क्या दिखाएंगे सेल प्रोसीड्स। कैसे पता चलेगा कितना सेल वैल्यू है? सेल वैल्यू का मतलब क्या होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट तो पता है 40,000, कॉस्ट कितना है, ये दोनों का गैप देखो 4 लाख का कॉस्ट अगर 3,20,000 हो गया तो 80,000 का कॉस्ट होगा। 80,000 का इन्वेस्टमेंट अगर 40,000 प्रॉफिट लगा के बिका होगा तो ये 1,20,000 में बिका होगा। ठीक है, और ये हमें इंफॉर्मेशन दे दिया था तो ये हम लोग खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग फिगर लिख दिया मैंने, तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो 4,40,000 और ये रहा 4,40,000। ये दोनों साइड मैच हो गया। अब ये बाई बैंक कहाँ लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट सेल बोल के। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पीएल प्रॉफिट ऑन सेल जो है ये हम लोग को दिखाना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला 40,000। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन और एक चीज का दिया हुआ था, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर, ये बता देते हैं। तो डिवेंचर का लिखते हैं यहाँ पर, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर। तो डिवेंचर का यहाँ पर 5% प्रीमियम में रिडीम होगा, ये बात बताया। डिवेंचर हम लिख लेते हैं कितना है 4 लाख और 2,80,000 है। तो 4 लाख मेरा ओपनिंग है बाई बैलेंस बीडी। लाइबिलिटी है तो ब्रॉट डाउन इधर क्रेडिट साइड होगा टू बैलेंस सीडी। 4 लाख और यहाँ पर हो रहा है मेरा 2,80,000। तो पहले ये फाइंड आउट करो कि कितना रिडीम हुआ है। तो 4 लाख में से अगर 2,80,000 ही बचा है तो रिडीम हुआ है 1,20,000। तो रिडीम कितना हुआ है 1,20,000 का डिवेंचर रिडीम हुआ है। अब क्वेश्चन हमें बोला है कि 5% प्रीमियम पे रिडीम होगा तो 1,20,000 तो हम लोग रीपे करेंगे, उस पर 5% भी रीपे करेंगे। तो 1,20,000 रीपे करना है और 1,20,000 पे और भी 5% रीपे करना है। तो 1,20,000 का 5% होता है 6,000। तो हम लोग को टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? ये तो देना ही पड़ेगा, लोन लिया था इतने का, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट भी हम लोग रीपे कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1,20,000 प्लस 6,000 मतलब 1,26,000 पे करना पड़ेगा। अब इसका एंट्री क्या होता है? जब हम लोग डिवेंचर रिडीम करते हैं तो डिवेंचर मेरा कैंसिल हो जाएगा, लाइबिलिटी होता है। तो डिवेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। टू क्या करेंगे? टू बैंक जो पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा? कितना पेमेंट करें? 1,26,000। आप प्रीमियम को चाहो तो अलग से अकाउंट बना के भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं टू बैंक। ठीक है, कितना पे करना पड़ेगा? एक तो 1,20,000 पे करना पड़ेगा और फिर से एक बार टू बैंक बोल के ऐसे लिख दो। यहाँ पर ये प्रीमियम अमाउंट, ये प्रीमियम का अमाउंट अलग अलग दिखा सकते हो और एक साथ भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो 1,26,000। अब चेक करते हैं मेरा बैलेंस टैली होता है कि नहीं। तो 1 लाख यहाँ पर 4 लाख था, ये 4 लाख है। 1,20,000 प्लस 6,000 प्लस 2,80,000, नहीं ये 4,06,000 आ जा रहा है इधर, 4,06,000 आ रहा है। अच्छा, प्रीमियम का अलग एंट्री भी तो करना पड़ेगा। नहीं ये देखो पूरा एंट्री अगर करे तो ऐसे होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 6,000 और ये हो जाएगा 1,20,000 टू डिवेंचर होल्डर 1,26,000। अब जब डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा 1,26,000। अच्छा, तो इसका मतलब डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये देखो इसको अगर नेट कर देते हैं डिवेंचर होल्डर कैंसिल आउट, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,20,000 और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये अलग से अकाउंट बनाएंगे तो सही होगा, नहीं तो इस पे ये 6,000 का मिसमैच दिखेगा। ठीक है, तो अलग अलग ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैच नहीं कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पर 1,20,000 कर लेते हैं, 1,20,000 ये हमारा क्या दिख रहा है? ग्रॉस वैल्यू दिख रहा है ना। ये 4 लाख जो है इतने का मेरा लोन लिया हुआ था तो हम लोन ये पे कर रहे हैं तो बाकी मेरा रह जाएगा। तो ये टोटल करने से हो जाएगा मेरा 4 लाख। अब हम लोग डिवेंचर का अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन,
तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का नेट एंट्री क्या हुआ, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक, कितना पे करना पड़ेगा 6000, और ये कहाँ पर क्लोज होगा, पीएल में क्लोज होगा, यहाँ पर 6000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ये टू बैंक वाला जो है ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, और जो बाई पीएल बोल के लिखा हुआ है ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, मेरा जो नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम है उसमें जाना चाहिए। ठीक है, ये 6000 जो है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये मेरा नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसमें जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने डिविडेंड दिखा दिया। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे प्रेफरेंस शेयर का भी ऐसे ही सेम प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी रिडीम हुआ है, वो भी प्रीमियम। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का था, ये था मेरा पहले 4 लाख का, फिर हो गया 2,80,000। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना रीडिंग हुआ है, 4 लाख में से 2,80,000 हटा दो, 1,20,000, सेम ही कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर टू बैंक कितना पे करना पड़ा, 1,20,000। लेकिन सिर्फ ये पे करने से काम नहीं बना, हम लोगों को इस पे प्रीमियम भी देना पड़ा है। क्वेश्चन में बताया है कि डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर दोनों, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, दोनों ही हम लोग का प्रीमियम में रिडीम हुआ। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का एंट्री क्या होगा, सेम इसी तरीके से ही होगा। वहां पर डिवेंचर डेबिट हुआ, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू बैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक, कितना पे करना पड़ेगा, 1,20,000 जो रीपे हो रहा है उस पे 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब वही 6000, सेम कंडीशन। और यहाँ पर लिखेंगे बाई पीएल 6000। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 6000, और यहाँ पर भी 6000। अब ये 6000 कहाँ जाएगा, ये भी हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। और ये जो 6000 है जो मेरा पीएल में जा रहा है, ये कहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ये भी हम लोग को नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोला था कंपनी का कुछ पॉलिसी था अपने स्टॉक को वैल्यू करने का, उसमें कुछ बता रखा है। देखो, कंपनी का पॉलिसी ये था कि उन्होंने अपना अकाउंट 10% लेस में कैलकुलेट किया है। इन्वेंट्री तो पहले देख लेते हैं, इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग हम लोगों का कितना दे रखा है। यहाँ पर देखते हैं इन्वेंट्री दे रखा है 2,16,000 का ओपनिंग, 3 लाख का क्लोजिंग। ये चीज एक बार लिख लेते हैं, इन्वेंट्री ओपनिंग, और यहाँ पर लिख लेते हैं क्लोजिंग। तो इनका जो नॉर्मल रूल्स है, जो प्रैक्टिस ये करते हैं उसके हिसाब से ओपनिंग 2,16,000 है और क्लोजिंग 3 लाख है। अब ये जो प्रैक्टिस फॉलो करते थे इन्वेंट्रीज को 10% कम दिखाने का, वो अभी ये फॉलो नहीं करना चाहते। तो इसके बारे में क्या बताया, देखो, कंपनी डिसाइड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट, कॉस्ट में इनको वैल्यू करना है। वेयर एज प्रीवियसली द प्रैक्टिस वाज टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट लेस 10%, मतलब 90%। इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑन 31 मार्च 2000 was 2,16,000, मतलब इस मेथड के हिसाब से 2,16,000 था। ठीक है, अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन, रिवैल्यू कर रहे हैं ना, मतलब चेंज कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 10% से इंक्रीज कर देंगे। तो ये 2,16,000 जो 90% का वैल्यू है, इस पे अगर हम लोग 100% लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एक्चुअली वैल्यू कितना होना चाहिए। इसका एक्चुअली वैल्यू होना चाहिए 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 होना चाहिए, मतलब कितने से इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं इंक्रीज अमाउंट 2,40,000 होना चाहिए, और किया गया था 2,16,000। ठीक है, मतलब 10% जो वैल्यू निकल के आ रहा है 2,16,000, मतलब 24,000 से इन्वेंट्री का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो नया जो रूल्स है हम लोग उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। हम लोग पहले इसको 90% में वैल्यू कर रहे थे जो कि 2,16,000 था, 100% करेंगे तो 2,40,000, मतलब 24,000 से बढ़ाना पड़ेगा। आगे क्या बोला है कि द इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2001, ये जो 3 लाख है ये 100% पे ही वैल्यू है, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये 100% पे ही वैल्यू है। ये बता दिया है कि करेक्टली वैल्यूड एट 3 लाख। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा वो देखो। देखो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पर बोल रहा है
अगर हम लोग का स्टॉक कम हुआ है, ठीक है, अगर हम लोग का स्टॉक कम हुआ है, कौन सा, ओपनिंग स्टॉक को अगर कम में वैल्यू किया गया है, ओपनिंग स्टॉक को अगर कम किया गया है, तो इस पे प्रॉफिट का क्या इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट मेरा क्या दिख रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक कम होने से क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रोपोर्शनेट होता है प्रॉफिट का चेंजेस, और ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक के साथ हम लोग का ऑपोजिट सिचुएशन होता है। तो अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया होगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ होगा, प्रॉफिट भी मेरा वहां पर क्या होगा, यहाँ दिखा देते हैं ऐसे करके, ये देखो, जैसे मेरा ओपनिंग स्टॉक है 100 और ये है 200, ठीक है, सपोज ये मेरा बाई साइड में बैलेंस है, ये सेल है, तो ये 200 है, तो मेरा जीपी कितना आ जाएगा, जीपी मेरा 100 आ जाएगा। अब ये मान लो इधर 200 ही है, लेकिन इधर मैंने कर दिया है 90, तो यहाँ पर मेरा जीपी कितना आ जाएगा, जीपी मेरा आ जाएगा 200 माइनस 90 करने से 110, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा स्टॉक जितना कम होगा मेरा प्रॉफिट उतना, मतलब स्टॉक और प्रॉफिट में ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का क्या रिलेशन है, ओपनिंग स्टॉक अगर हम लोग ज्यादा दिखा रहे हैं तो प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर हम लोग कम दिखा देते हैं तो प्रॉफिट हम लोग का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में प्रोपोर्शनेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक में कैसा होता है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा गलती से तो प्रॉफिट भी हमारा ज्यादा दिखेगा, ठीक है, जैसे यहाँ गलती से अगर हो रहा है, या फिर हम लोग पहले कुछ कर रहे थे अभी कुछ कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट देखो। क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा कम हो रहा था तो प्रॉफिट भी मेरा क्या हो दिख रहा था, कम दिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ओपनिंग स्टॉक मेरा कम दिख रहा था, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जिस साल का ये ओपनिंग स्टॉक था उस साल हम लोग का प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा। लेकिन हम लोग कब का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, इस साल का, मतलब जब हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख है, ये ठीक है, मतलब ये 2,16,000 का इम्पैक्ट करेंट ईयर में एज अ क्लोजिंग स्टॉक आया होगा, ठीक है, एज अ क्लोजिंग स्टॉक आया होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा कम है तो प्रॉफिट भी मेरा कम है, तो मुझे प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये मेरा, ये नेक्स्ट ईयर का तो क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है ना, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 24,000 को हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन विल बी, रिवैल्यूएशन करने के बाद कितना होना चाहिए, तो पहले देखते हैं प्रॉफिट कितना था। तो प्रॉफिट ये देखो 2,40,000 और 3,40,000, ठीक है, 3,00,000 2,40,000 से 3,40,000 हुआ है, मतलब 1,00,000 का डिफरेंस हुआ है, ठीक है, 1,00,000 का डिफरेंस हुआ है। अब 2,00,000 ही ले लेते हैं, 2,40,000 वो तो रिटेन दिखा रहा है, मतलब करंट हम लोग का प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कितना था, प्रीवियस ईयर में हम लोग का प्रॉफिट था 2,40,000, ठीक है, ये गलत आया होगा, क्यों आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने अपना स्टॉक को कम में वैल्यू करके दिखाया, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट का सही कर लेते हैं। तो 2,40,000 जो है इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग यहाँ पर 24,000 को ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि मेरा ओपनिंग स्टॉक कम था, तो मेरा यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक मेरा कम दिख रहा था तो प्रॉफिट मेरा ज्यादा दिख रहा था, लेकिन ये प्रीवियसली वैल्यू तो क्या आया था, जिस साल ये बना तब उस साल ये क्या बन चुका था, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर 2,40,000 में अगर हम लोग 24,000 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2,64,000, मतलब हम लोग का एक्चुअली सही प्रॉफिट रिवैल्यूएशन होने के बाद ये होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ये होना चाहिए। अब ये मेरा 2,64,000 हुआ, अब इसका इम्पैक्ट और एक जगह पे भी आएगा, यहाँ जो मैंने इन्वेंट्री लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर जो इन्वेंट्री इन्होंने लिखा हुआ है ये वाला 2,16,000 और 3,00,000, ये 2,16,000 में भी हम लोग को क्या ऐड करना पड़ेगा, 24,000 को ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा टोटल करंट एसेट का वैल्यू भी अगर देखो तो चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग करंट एसेट टोटल में नहीं भी चेंज करते हैं तो चलेगा, हम लोग 2,16,000 में कितना ऐड करेंगे, 2,16,000 में हम लोग 24,000 ऐड करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया है, ये देखो। तो इसका मेरा दो जगह पे इम्पैक्ट आएगा, ये देखो 2,16,000 में 24 ऐड करने से ही हम लोग का 2,40,000 आता है, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह पे आएगा। जब हम लोग चेंजेस इन इन्वेंट्री निकालेंगे तो ये दोनों का चेंजेस नहीं देखेंगे, 2,16,000 और 3,00,000, हमें चेंजेस देखना पड़ेगा 2,40,000 और 3,00,000 का, ठीक है।
और यहाँ पर जब हम लोग पीएल का कंसिडरेशन करेंगे कि हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कितना होना चाहिए, तब हम लोग जब प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तब हम लोग का प्रॉफिट का अमाउंट कितना होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर दिखाया है कि प्रॉफिट कितना था, ये रिजर्व सरप्लस में नोट्स टू अकाउंट्स पे जाते हैं 3,40,000 हुआ है 2,40,000 से, तो चेंजेस कितना हो रहा है 1 लाख, लेकिन इसमें 24,000 भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे दिखाओ तो भी चलेगा, ये वाला जो मैंने दिखाया अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो डायरेक्टली वहां पर दिखा दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्रॉफिट हमारा चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का जो है रिवैल्यूएशन में चेंजेस आया है, क्योंकि पहले इनका प्रैक्टिस था सारी चीजों को 90% में दिखाने का स्टॉक को, लेकिन क्लोजिंग में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर क्लोजिंग में ऐसा होता तो इसे भी हमें सही करना पड़ता, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दिया है हम लोगों ने, तो हम लोग का प्रॉफिट में भी इंपैक्ट आ जाएगा, तो प्रॉफिट को भी हम लोग क्या करेंगे, जो चेंजेस प्रॉफिट है 1 लाख का आ रहा है उसमें 24,000 ऐड करना पड़ेगा। तो इसके बाद तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो, मैंने जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन था वो तो बता दिया, बाकी तुम लोग को यहाँ से देख देख के कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख का इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का तो मैंने बता ही दिया, मतलब अकाउंट कर दिया है। अब तुम लोग इसको कोशिश कर सकते हो पूरा कंप्लीट करने का, आंसर तो पता ही है कैसे देखना है हम लोग को। और क्वेश्चन 6, ठीक है, तो हम एक बार ये लिख देते हैं, ये तो मेरा इनकम्प्लीट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा लेंगे। और क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दो हम होमवर्क दे देते हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।